Hi, good morning everyone. Today I will be taking a class on classification of remedies according to miasms. Now, in the previous video, you must have seen that how we classify, the basic understanding of miasms. And the next question comes is the classification of a remedy into particular miasm. Now, firstly, let me explain you that there is no typical formula for classifying a remedy into a particular miasm. A classification of a remedy into a particular miasm will depend on a deep understanding of the remedy, of its basic state, and which comes, the symptoms that are coming up from its physical and mental area. Like miasms को अगर हमको किसी रेमेडी को माइजम्स में क्लासिफाई करना है कि ये रेमेडी ये माइजम की है या ये रेमेडी ये माइजम की है, तो ये करना बहुत डिफिकल्ट है और इसका कोई एक स्ट्रेट स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि हाँ ये चीज़ें हैं तो ये माइजम है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, उस रेमेडी को जिसे भी हमें क्लासिफाई करना है कौन से माइजम में आती है, हमें उसकी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि इसके सिम्टम्स क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन से लेवल पे है, फिजिकली और मेंटली। फिजिकली यानी ये टिश्यू लेवल पे जा रहा है या ये ऑर्गन लेवल पे है, या फिर ये इसके मेंटली सिम्टम्स किस तरीके के हैं, ये सुपरफिशियल लेवल पे है या ये इसको बहुत ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा डिस्पेयर है, बहुत ज़्यादा इसमें होपलेसनेस है। ये हम आगे समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगी कैसे। बट यही सिर्फ बताना है कि आपको रेमेडी की अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप में होनी चाहिए, तभी आप इसको क्लासिफाई कर पाएंगे इनटू अ पर्टिकुलर माइजम। ओके, ना अगर हमें किसी एक रेमेडी में एक पर्टिकुलर माइजम के ट्रेट मिलते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, दिस रेमेडी हैज दिस एलिमेंट लाइक दैट ऑफ सोरा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, जैसे आर्सेनिक आल्ब। आर्सेनिक आल्ब में हमें एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक डिल्यूजन मिलता है, डिल्यूजन सीज थीव्स। सो दिस डिल्यूजन, कैसे चोर दिखाई देते हैं, उसे कोई अतराफ में दिखाई देता है, दिस इज काइंड ऑफ अ फियर. This kind of a fear is actually seen in acute or soric miasm. But हम जब आर्सेनिक के दूसरे सिम्टम्स पढ़ते हैं तो इसमें काफी सारा कंपल्सिव ट्रेट है, लाइक फास्टिडियसनेस, कैनॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस। ये एक क्लासिकल सिम्टम है आर्सेनिक का। ऑब्सेसिवनेस है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जितना उसमें फास्टिडियसनेस है, मैनिया फॉर क्लेanलीनेस है। ये जो कंपोनेंट है एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के जैसा, ये एक साइकोटिक ट्रेट होता है, ये एक साइकोटिक कंपोनेंट होता है। सो वी सी दैट इन अ रेमेडी लाइक आर्सेनिक देयर आर एलिमेंट्स ऑफ सोरा एज वेल एज देयर आर एलिमेंट्स ऑफ साइकोटिक। ओके, तो अभी मैं और एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। एक और है आर्सेनिक का डिल्यूजन, टाइम हैज कम टू डाई। देन ही इज लाइक, आर्सेनिक का है कि वो काफी दूसरों पे डिपेंड होता है बिकॉज ऑफ हिज वीकनेस, येट फील्स दैट देयर आर पीपल हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड, एंड ही फील्स कि उसके जो अतराफ के लोग हैं, उसके जो लोग हैं, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन हिज मनी। तो हमको अब समझ में आता है कि जब हम उसका और थोड़ा सा ट्रेड देखते हैं कि नहीं, सिर्फ ये फियर नहीं है, इस फियर के पीछे उसमें क्या है, एक वीकनेस है। एक वीकनेस, ये वीकनेस है कि ही कैन नॉट ट्रस्ट पीपल, दैट देयर आर पीपल हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड एंड ही इज वीक। उसमें एक वीकनेस है, that he is too weak to support himself. इसका fixed delusion है। तो this shows that arsenic alb is psychotic in dimension. Okay? इसीलिए जब हम सिंथेटिक रेपर्टरी देखते हैं तो सिंथेटिक रेपर्टरी में आर्सेनिक इज गिवन अंडर सोरा विथ वन मार्क,
But when it is given under psychosis, it is given as a 2-mark remedy. Okay, I hope you are understanding. Now arsenic में ही एक एग्जाम्पल जो हम आर्सेनिक स्टडी कर रहे हैं, इसमें ही एक सिफिलिटिक पार्ट भी है, despair of recovery, and also arsenic has suicidal disposition. But इनका ये जो despair of recovery है और suicidal disposition है, ये किस बेसिक पे से आ रहा है या किस फीलिंग पे से आ रहा है? मेन it is coming out of internal weakness. Internally he is very unsecure. Okay, so हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो स्ट्रगल है आर्सेनिक का सुसाइडल डिस्पोजिशन है, आर्सेनिक की जो इनसिक्योरिटी है, ये कहाँ से आती है? ये उसके इंटरनल वीकनेस में से आती है. इस वजह से हम आर्सेनिक को आउट एंड आउट वी से दैट द मेन एसेंस ऑफ आर्सेनिक इज psychotic, although it has both psoric as well as syphilitic traits या dimensions. Okay, I'll give you one more example. अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दूसरी रेमेडी का, जो है आर्जेंटम नाइट्रिकम. ना आर्जेंटम नाइट्रिकम का सिचुएशन कैसा है कि उसका सिचुएशन कुछ ऐसा है कि he is trapped in a situation alone where he is trying to desperately find a way out. ये एक उसका ट्रेट है, आर्जेंटम नाइट्रिकम का क्रक्स है कि आर्जेंटम नाइट्रिकम को क्या फीलिंग आती है कि वो कहीं तो भी फंसा है और उसको एक रास्ता चाहिए बाहर निकलने का. इन दैट केस आर्जेंटम नाइट्रिकम वुड बी अ सोरिक रेमेडी. एग्जैक्टली जो हमने पहले पढ़ा था माइजम्स के पावर पॉइंट में कि सोरा में एक स्ट्रगल होता है, दे वांट टू कम आउट, दे आर स्ट्रगलिंग. बट जब हम इस आर्जेंटम नाइट्रिकम के इस ट्रेट को trapped in a situation where he wants to come out desperately को हम थोड़ा सा कुरेदते हैं, we go a little deeper, we find that this fear, this desperately trying to find a way out is, there is a fear behind this, and this fear is showing or expressing in the form of his desperation to come out. Okay, so argentum nitricum में psychotic traits है, जैसे कि he is very compulsion about time, compulsion about planning things, about doing things in a particular way, and obsession with fixed idea that he cannot pass a certain place. So there is fixity of actions and fixity of ideas. Okay, and argentum nitricum में क्या होता है? एक tremendous sense of fault within. उसको एक लगता है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है, एक बहुत बड़ा फॉल्ट है जिसको वो कवर अप करने की कोशिश कर रहा है. दिस इज शोन इन द रूब्रिक फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल. यानी उसकी कुछ एक उसे कंट्रोल में रहना है और इस कंट्रोल को वो कभी भी खो सकता है, इस कंट्रोल को वो छोड़ना नहीं चाहता. So this is the leading rubric of argentum nitricum. और इसकी argentum nitricum की हर सिचुएशन में, फिजिकल रहो या मेंटल रहो, ये एलिमेंट बहुत बड़ा आएगा सेल्फ कंट्रोल का. ही वांट्स टू बी इन्वॉल्व्ड एंड ही इज हाईली नर्वस बिकॉज ही फील्स ही लैक्स इट. वो नर्वस क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो ना दे. ओके, आई होप इट्स अंडरस्टैंडेबल, आप समझ रहे हैं. सो आर्जेंटम नाइट्रिकम जहां सिचुएशन ऐसी आती है कि जहां उसे लगता है कि उसका सेल्फ कंट्रोल छूट जाएगा, he will become panic. He will panic. And in this panic reaction, the symptoms that are coming up are diarrhea from anticipation, soric symptoms like anxiety, anticipation. But there are psychotic element यहाँ है. Psychotic element उसका ये है कि वो खुद को महसूस करता है उसमें एक फॉल्ट है, उसमें एक एरर है जिसे उसे सेल्फ कंट्रोल में रखना है. अदरवाइज वो अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो सब कुछ बिखर जाएगा. Okay, so this
is basically the psychotic component, kind of obsessive. इसमें भी obsessiveness और compulsion है, compulsion of time है, compulsion of planning things है. Okay. And there are syphilitic manifestations also seen in argentum nitricum. Like we know, it's a good remedy for ulcerations and degenerations. So when this basic fault, जो उसका self control है, वो उसके हाथ से निकलता जाता है. This is the situation when it gets too stressful for him and it is expressing itself in the form of syphilitic ulcers and degeneration. Okay. Now, हमने एक जो माइज्म का लेक्चर स्टडी किया था, उसमें हमने देखा था कि सोरा जो है इज द मदर ऑफ साइकोसिस. हमने एक सेंटेंस ऐसा रीड किया था कि एवरी माइज्म हैज द बेसिक एज सोरा. तो ये क्यों होता है? बिकॉज हर रेमेडी में एक पहले एक इनिशियल स्टेज में एक स्ट्रगल होता है. जो भी उसका डिल्यूजन, जो भी उसका स्टेट है, वहां से उसे निकलने के लिए एक स्ट्रगल चाहिए. उस स्ट्रगल के दौरान एवरी रेमेडी विल बी लाइक यू विल फील दैट इसमें तो सोरिक एलिमेंट है. बट व्हेन द पर्सन लूजेस हिज स्ट्रगल, जब ये अपना स्ट्रगल खो देता है, इनिशियली हम सभी लोग, हम भी लाइक हम कोई सिचुएशन में है तो हम पहले इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारते हैं. फर्स्ट स्टेप हम सभी करते हैं. बट इस हाथ पैर मारने के इनिशियल स्ट्रगल के बाद हम क्या करते हैं? क्या हम उसे एक्सेप्ट करके सल्फ करने लगते हैं? अरे मुझसे अभी कुछ नहीं होगा, मैं अभी क्या कर सकती हूँ, मैं तो यहाँ अकेली हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जैसा है वैसे ही हाल में रहना है, कोई आएगा मदद कर लेगा तो मैं कुछ कर पाऊंगी. दिस इज साइकोटिक. या हम हाथ पैर मारने के बाद, कुछ इनिशियल स्ट्रगल करने के बाद हम ये सोचते हैं अब तो मेरा कुछ ही नहीं हो सकता, या तो या तो करना है या मरना है, अब तो मुझे या तो इसमें से बाहर निकलना है या तो मरना है, या तो सुसाइड कर लूं या तो मैं लड़ झगड़ के बाहर निकलूं. दिस इज सिफिलिटिक. So every point, in every example, in every case, there will be a soric element. But हम उस सोरिक पे अगर रहेंगे, we don't go deeper down, तो हमारा रेमेडी सिलेक्शन, हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेशेंट बहुत सुपरफिशियल रहेगा. We will not be able to go deep down. Okay. Now I'll give you another example, like anacardium, another remedy. एनाकार्डियम में जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे लगते हैं कि बहुत अक्यूट है, अक्यूट माइज्म वाले हैं. फियर बिफोर एग्जाम्स, he has a feeling that he is pursued by enemies, he has anxiety as if pursued by enemies. यहाँ उसको बहुत ज्यादा अक्यूटली थ्रेट दिखता है. मतलब एनाकार्डियम में रनिंग थ्रू द रेमेडी इज यू फील दैट देयर इज एन अक्यूट थ्रेट. But we don't see a soric element that so very prominently. But यहाँ हमने देखा कि जब हम एनाकार्डियम को स्टडी करते हैं, इसमें साइकोटिक कंपोनेंट और सिफिलिटिक कंपोनेंट दोनों आते हैं. यहाँ साइकोटिक क्या आता है? वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैनॉट रेस्ट टिल थिंग्स आर इन प्लेस. ये भी एक एनाकार्डियम में सिम्टम है, जैसे आर्सेनिक में है फास्टिडियसनेस. और एनाकार्डियम में एक सिफिलिटिक कंपोनेंट भी आता है विच इज क्रुएल्टी, kill desire to. Thus, anacardium falls into a psychosyphilitic miasm. I hope we are like you all are with me till here. अभी हम देखते हैं कि कुछ remedies हैं. Yes, they can be classified. Only a few remedies we have. They can be classified solely to one miasm. And these are like एक स्टैंडर्ड है. ये रेमेडी अगर समझ ली तो आपने ये माइज्म समझ लिया, या इस माइज्म को समझना है तो इस रेमेडी को समझना है. जी हमने पहले भी एग्जाम्पल माइज्म के क्लास में एक्सप्लेन किया था. ये कौन सी रेमेडीज है? I'll show you on the screen. Just a moment. तो फर्स्ट रेमेडी इज अक्यूट माइज्म के लिए है एकोनाइट. सेकेंड है सोरा के लिए
It is Soranum. साइकोसिस के लिए है Vidorinum. एंड सिफिलिस के लिए है यस सिफिलाइनम. ओके, these are the remedies which हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि यस दिस रेमेडी बिलोंग्स टू ओनली वन माइजम. यहाँ हम इनका जो फिजिकल और इनका मेंटल दोनों सिम्टम्स, दोनों सिम्टोमेटोलॉजी या दोनों ड्रग पिक्चर दे करस्पॉन्ड टू द माइजम दैट दे बिलोंग टू. Okay, I'll explain you now. Now, aconite. Aconite belongs to acute miasm. So, Dr. Kent, in his lectures of homeopathic materia medica, describes aconite as a short-acting remedy. तो aconite के लिए डॉक्टर कैंट ने ही कहा है कि ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग है, इसे हम रेयरली यूज करते हैं क्रॉनिक कंडीशंस में. ऐसे नहीं है बिकॉज इट हैज नो इफेक्ट इन क्रॉनिक सिचुएशन, बट बिकॉज इसका जो एक्शन है वो एक छोटे टाइम के लिए ही होता है. ओके, एंड व्हाट वी आर स्टडीइंग कि इसकी सिम्टोमेटोलॉजी क्या है. तो इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स या इम्पोर्टेंट सिम्टम्स या इम्पोर्टेंट गाइडिंग इंडिकेशंस ये है एक्साइटमेंट, एक्साइटेबल, फियर ऑफ डेथ, रेस्टलेसनेस, sudden manifestations. Aconite, very classical, you have studied, right? Sudden manifestations, symptoms come suddenly, disappear suddenly. Sensitivity, anger is violent and they are in a state of anguish. They are always in a hurry. Aconite is always in a state of hurry. The mood is changeable. Joy, laughter to sadness to weeping, and irritability. सो इससे हमें एक अंदाजा आता है कि एकोनाइट की पर्सनालिटी कैसी है. ये पर्सन्स ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली एक्साइटेबल है एंड इनकी जो भी कंप्लेन है, कुछ भी है, फिजिकल रहो या मेंटल रहो, ये बहुत सडनली फ्लेयर अप हो सकती है. They get easily frightened, very classical of aconite, getting easily frightened. This excitement will be manifested suddenly and violently. Violent anger, violent fear, and great restlessness. Okay, so aconite person who is calm can suddenly flare up and start shouting, can get frightened and start moaning and groaning, and can get so panicky that he can throw his arms wildly about. This is the symptom in aconite. तो हम इससे समझ रहे हैं कि ये जो है रेमेडी बहुत अक्यूट स्टेट डिस्क्राइब करती है. उसको हमेशा हर चीज में ऐसा लगता है कि वो एक एक्साइटेबल स्टेट में है, एक फियरफुल स्टेट में है और एक फियर ऑफ डेथ है और हमेशा ये रेस्टलेस रहता है और इसके सिम्टम्स भी बहुत सडन आते हैं, सडन चले जाते हैं. एंड नॉट ओनली हिज हेल्थ, एकोनाइट के लिए कैरेक्टरिस्टिक है कि वो खुद की हेल्थ के लिए इतना पैनिक और इतना एक्साइटेबल नहीं, सभी के लिए होता है. हेल्थ ऑफ पीपल अराउंड हिम ऑल्सो कॉजेज हिम ग्रेट कंसर्न. Any problem with anyone, he does not react in a cool manner, but in a panicky, jerky, and he will make a big hue and cry, get worked up. बहुत थक जाएगा, मेहनत इतनी करेगा, इतनी मेहनत करेगा, बहुत थक जाएगा. Paces back and forth, summons all the doctor and may even land himself in the hospital after that. So much is his excitement. यानी अगर उसके किसी रिलेटिव को कुछ तकलीफ हो गई है, उसके किसी लव्ड वन को या किसी नियर एंड डियर वन को कुछ तकलीफ है, वो इतना एक्साइटेबल होगा, इतना पैनिक करेगा, इतना फियर क्रिएट करेगा, सभी डॉक्टर्स को बुला लेगा, बहुत कुछ कर लेगा, रिलेटिव्स को बुला लेगा, बहुत बहुत हाथ पैर मार लेगा और इतना कि वो खुद he might land up in hospital himself. So that is why Hahnemann wrote about aconite. Whenever aconite is chosen homeopathically, you must above all observe the moral symptoms and be careful that it closely resembles them. The anguish of mind and body, the restlessness, the disquiet not to be allayed. यानी डॉक्टर हानेमैन क्या कह रहे हैं कि जब आप अपने केस में एकोनाइट चूज कर रहे हो, बी केयरफुल,
बी केयरफुल कि इसका जो रेस्टलेसनेस है, इसका ये जो एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी है, आप ये क्लियरली उसी पे पकड़ के रेमेडी प्रेस्क्राइब कर रहे हो। आपके पेशेंट में ये दिख रहा है, द डिस्क्वाइट नॉट टू बी एलिएड, यानी इसका जो ये क्वाइट नहीं रह सकता, ये सिम्टम को आप छोड़ ही नहीं सकते जब आपको एकोनाइट प्रिस्क्राइब करना है। द ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी is the most important concomitant or the most important component of a mental state of aconite. So we can clearly say Dr. Hahnemann की sentence से, Dr. Kent की observation से कि aconite is contraindicated in calm people. एक कोई शांत बैठा हुआ है पर्सन, वो सिचुएशन ऑफ मतलब पैनिक में भी वो काम रहता है, शांत रहता है, तो ऐसे लोगों में हम एकोनाइट रेमेडी के बारे में नहीं सोच सकते। ओके, we must look for an excitable person to prescribe aconite, one who cannot take things easy. ऐसा person who cannot take things easy will go into the prescription of aconite, but one who is calm, one who is relaxed, ऐसे person को हम aconite नहीं दे सकते। Okay? सो इसमें रेस्टलेसनेस है, एंशियस रेस्टलेसनेस है, और पियर स्मिथ के अकॉर्डिंग रेस्टलेसनेस, एंशियसनेस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस रेमेडी। ही इज वेरी एक्साइटेबल, बिकम्स वेरी वेरी रेस्टलेस। नक्स वोमिका इतनी रेस्टलेस नहीं है, ना ही स्टेफिसाग्रिया, कॉफिया और इग्नेशिया। द एंशियस रेस्टलेसनेस इज अ फीचर which is most prominent in aconite alone. He just can't sit. He tosses about. नाउ अब हम सोचेंगे कि ये एकोनाइट का रेस्टलेसनेस तो काफी कुछ सिमिलर हमको आर्सेनिक और रस्टॉक्स में भी देखने को मिलता है, राइट? आर्सेनिक और रस्टॉक्स भी रेस्टलेस रेमेडीज है, बट यहाँ क्या है, इसकी जो इंटेंसिटी है ये बहुत सडन है। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन एकोनाइट, आर्सेनिक एंड रस्टॉक्स? इनकी जो इंटेंसिटी है यहाँ एकोनाइट में वो काफी सडन है, काफी अक्यूट है, और रस्टॉक्स में इट इज मियर फिजिकल रेस्टलेसनेस, उसकी बॉडी की रेस्टलेसनेस है। वो बोलेगा मेरे पैरों से मुझे दर्द से मैं चलना चाहता हूँ, मेरा दर्द कम नहीं होता अगर मैं एक जगह बैठूं तो मुझे चलना है। वही एकोनाइट कंप्लीटली रेस्टलेस है, फिजिकल मेंटल दोनों। आर्सेनिक में it is not the desire to pace back and forth, as in it is a sudden burst of tremendous excitement, fear of anxiety with intense internal restlessness. ठीक है, यहाँ एकोनाइट में क्या है, एक इंटेंस रेस्टलेसनेस है। His mind is just concerned and ruled over by a tremendous anxiety and fear. And just as suddenly this whole state came in, it disappears suddenly, leaving almost no trace of itself. It comes and goes like a storm. Okay, and now this in arsenic, how it is? Arsenic is in fixed situation. He cannot rest when things are not in proper place. आर्सेनिक के अपने फियर्स है, फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ इलनेस, बट एकोनाइट को हमेशा रहता है, फियर रहो नहीं रहो वो इतना रेस्टलेस रहता है। एंड आर्जेंटम नाइट्रिकम में भी एंजाइटी है। आर्जेंटम नाइट्रिकम की एंजाइटी अपीयर्स इन सम फिक्स सिचुएशन, जैसे उसे स्टेज पर जाना है, उसे क्लोज प्लेस में जाना है, उसे कोई एंगेजमेंट से पहले है, उसे किसी जर्नी से पहले है, उसे किसी हाई प्लेस पे है, जैसे हाई प्लेस लाइक वी कैन से बिफोर अ परफॉर्मेंस। वी नो क्लासिकल आर्जेंटम नाइट्रिकम हैज दिस बिफोर परफॉर्मेंस। सो ऐसी कुछ सिचुएशन में आर्जेंटम नाइट्रिकम को एंजाइटी होती है, उसको एंजाइटी अटैक आते हैं। बट एकोनाइट की एंजाइटी जो है नॉन स्पेसिफिक है, it is not specific to any particular situation. वो आप ये मान लो कि वो कंटिन्यूसली एक एंजाइटी स्टेट में रहता है, हमेशा उसे एक इंटेंस एंजाइटी अटैक में रहता है। ओके,
Now, aconite avoids crowds and crossing the streets. So, इसके प्रूविंग में एक रेमेडी, एक सिम्टम आया था, fear to go when there is any excitement. तो इसको इतना डर है कि मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं इतना डरूंगा, मैं इतना एक्साइट हो जाऊंगा, इसलिए वो जाना ही पसंद नहीं करता ऐसी जगहों पर जहां पर एक्साइट हो. इसलिए he avoids crowds, he avoids crossing the road. Okay. Now, fear, fright, anxiety dominate the sudden attacks of aconite excitability. Fear, tremendous fear, sometimes non-specific, sometimes very specific, sometimes a definite fear of death. But in any case, sudden intense fear from trivial causes is characteristic. Okay. It is not an insecure feeling like in calcaria. It is not a feeling of terror as in stramonium, nor the anxiety of health of arsenic, nitric and kali. But इसको continuous non-specific anxiety रहती है. Great restlessness accompanies with anguish. एंड फिजिकल सिम्टम्स भी इसके काफी हमें अक्यूट माइजम की तरफ ले जाते हैं. वो है ट्रेमेंडस palpitation with great anxiety. The face becomes red and hot. Limbs feel weak. Then there is moaning, groaning, howling, loud whining and weeping. Easily startled and very sensitive to noise. Okay. Discoloration of face, red in anxiety and excitement. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये परमानेंट स्टेट ऑफ एकोनाइट नहीं है. दिस इज अ स्टेट विच कम्स सडनली, विच हैज सम कैरेक्टरिस्टिक एंड विच विल पास बाय सडनली. एंड वन थिंग जो एकोनाइट रेमेडी में नॉर्मली देखने को मिलती है, उसकी सिर्फ एक्साइटमेंट में नहीं, वो है उसकी हरी. ये प्रूविंग में भी सिम्टम काफी बार बार आया है. हरीड, he does everything in a hurry and runs about the house. उसे सब काम फास्ट करना है, excitability में करना है, एक हरी में करना है. He is hurried in his movements, in his occupation and in his walking. His speech is hasty too. Great impatience, wants things at once. उसे सब कुछ immediately चाहिए, hurried में चाहिए. Excitability can work the other way too, and this person can be cheerful person, laughing, singing, dancing. But here again, this excitability can change his mood from cheerfulness to anxiety. So we have moods which are changeable, moods which are variable. And that is why Phatak says that fitful moods. In his materia describes aconite as fitful moods. अभी उसको fit है कि वो excitable है. Next time उसको fit होगा कि वो बहुत sad और बहुत एकदम anxiety में बैठा हुआ है. Okay. Weeping alternating with laughter is a rubric. Now there is one more thing, because they are hurried in their speech, they are more talkative. Their speech is hasty, excited. There's a rapid change of thought, wandering speech. They keep changing from one topic to another. Okay. So this is about aconite, which is a sodic remedy. And I gave you a description कि हम कैसे किसी रेमेडी को एक पर्टिकुलर माइजम से नहीं बांध सकते, या एक पर्टिकुलर माइजम से हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम उसको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं दे देते कि इसमें क्या फिजिकल सिम्टम्स है, क्या मेंटल सिम्टम्स है, और इसके जो सिम्टम है वो किस बेसिक पे आ रहे हैं. So that is how I have explained you today's lecture, aconite in the understanding of miasm, that is acute miasm. Now, in the next video, I'll be sharing with you the remedy of sorinum. It will be in the next video.
So I hope you have understood. अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. आई विल बी हियर टू हेल्प यू. So wait for the next video where I will be talking about syphilinum, the drug syphilinum, and talk about how it is connected with the syphilitic miasm. Okay, so thank you for now. Keep studying and bye. Take care.